नमस्कार, मैं हुजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। छात्र संघ के कार्यकाल पर गहराया विवाद, अध्यक्ष ने लगाया दफ्तर पर ताला, पुलिस ने किया हस्तक्षेप। टीबी रोड के बासिंदों के पक्ष में आई प्रोफेसर सुमन चावला, आंदोलन की दी चेतावनी। हादसे के बाद शहर में लोग फरार है आरोपी ट्रक चालक। शहर में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी। वीएम गर्ल्स कॉलेज में बसंत उत्सव, घूमर में झूमे छात्राएं। अब समाचार विस्तार से। राजकीय एनपीजी कॉलेज में छात्र संघ और कॉलेज प्रशासन आमने सामने है। दरअसल छात्र संघ के कार्यकाल को लेकर विवाद बढ़ गया है। मामले से खफा होकर छात्रों ने शनिवार को जमकर हंगामा किया और छात्र संघ कार्यालय पर ताला लगा दिया। हालांकि तोड़फोड़ भी की गई, लेकिन पुलिस मामले को दबाने में जुटी रही। छात्र राजनीति एक बार फिर गर्मा चुकी है। राजकीय एनपीजी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष रोहित स्वामी के नेतृत्व में छात्रों ने शनिवार को कॉलेज में जमकर हंगामा किया और गेट को तोड़ने की कोशिश भी की। दरअसल छात्र संघ कार्यालय की चाबी मांगने पर विवाद हुआ। अध्यक्ष रोहित स्वामी चाबी मांगने प्राचार्य के पास पहुंचा। प्राचार्य ने यह कहकर चाबी देने से मना कर दिया कि छात्र संघ का कार्यकाल 31 जनवरी को खत्म हो गया, इसलिए अब उस पर उसका कोई हक नहीं। जबकि स्वामी का कहना था कि फरवरी तक उसका कार्यकाल है। 31 जनवरी तक की बात गलत और गैर कानूनी है। इसी बात को लेकर दोनों में तकरार हो गई। रोहित ने समर्थकों को बुलाकर नारेबाजी शुरू कर दी और इस दौरान कॉलेज में तोड़फोड़ भी की। आज राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में हमने तालाबंदी की है। प्रिंसिपल सर ने कहा छात्र संघ कार्यालय का कार्यकाल खत्म हो चुका है, 31 जनवरी तक होता है, हम आपको चाबी नहीं देंगे और ऑफिस के ताला लगा के हम ऑफिस नहीं खोलने देंगे। मैंने जिस हिसाब से नियम चल रहे हैं उस हिसाब से कार्यकाल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। स्टाफ हमेशा अपनी मनमानी करता है, मैं चुप रहता हूँ, इसलिए मेरा नाजायज फायदा उठाता है। मैं नहीं चाहता भी मेरे छात्र और भाइयों का बहनों का पढ़ाई खराब हो, उनका उद्देश्य मैं खराब नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ भी पढ़ाई का माहौल बना रहे कॉलेज के अंदर, मैं कभी हड़तालें ना हो, दंगे ना हो। लेकिन क्या है कि प्रिंसिपल सर हमेशा मेरी शरीफ का और ईमानदारी का फायदा उठाते हैं और हमेशा अपने मेरे ऊपर दबाव डालते रहते हैं। दूसरी तरफ कॉलेज के व्याख्याता डॉक्टर राम सिंह रामावत ने कहा कि चाबी को लेकर विवाद हुआ और छात्र संघ अध्यक्ष ने न सिर्फ बदतमीजी की बल्कि तोड़फोड़ करने से बाज नहीं आया, इसलिए पुलिस को बुलाया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। आज छात्र संघ अध्यक्ष छात्र संघ कार्यालय की चाबी लेने आया था। उसको पहले ही बता दिया गया था कि छात्र संघ कार्यकाल 31 जनवरी तक हुआ करता है, इसके बाद में उसकी चाबी ले लेते हैं। तो चाबी हमने ले रखी है। वो चाबी मांग रहा था तो स्पष्ट रूप से उसको जो पहले बता दिया गया था कि कार्यकाल पूरा हो गया, चाबी नहीं मिलेगी। ये चाबी लेने पे मतलब अड़ने लग गए। इसी बात के ऊपर उन्होंने हंगामा मचा दिया, शोर शराबा करना शुरू कर दिया, क्लासेस बंद करवाना शुरू कर दिया। ये विवाद था और कोई विवाद नहीं था। प्रॉब्लम आ रही है ना, हमने पुलिस को सूचना दी है, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो इसमें दोषी पाया गया उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेंगे हम। सूचना मिलते ही पुलिस बल कॉलेज पहुंचा। उन्होंने समझाइश की, लेकिन मामला तेज होता रहा। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। दो परिस्थिति में ये बात आप भी दे सकते हैं आप। एक तो कार्यालय का उद्घाटन नहीं हो तो उद्घाटन के लिए वो अपना हो चुका है। एक स्कूल का वार्षिक उत्सव हुआ उसके लिए वो अपना हो चुका है। अब ये दोनों चीजें दूसरे कॉलेज में पहुंच के वहाँ अगर चाबी देंगे तो आपको चाबी देंगे। अब मेरी बात सुनो थे आराम उजागे थे, नियम पढ़ लिया फरवरी तक क्या छात्र संघो नियम है, नियम ही है। जितना एग्जाम नहीं हो जाए फरवरी का महीना का तो कार्यकाल खत्म को नहीं हो, हर हाल में को नहीं हो तो आराम पढ़ लिया। दूसरी बात मैं हमेशा ही चुप रहूँ, प्रिंसिपल सर का हक है, क्योंकि मैं कौन बोलूँ ए जी क्या मैं बिया क्यों, मैं चुप रहूँगा, मतलब वो थोड़ी मैं नजायज फायदा उठाया। दूसरी बात ऑफिस की चाबी होनी चाहिए मेरे कन। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है। यूनिवर्सिटी से पता करवाया जा रहा है। मार्गदर्शन मिलने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया जाएगा, तो उन्होंने कहा प्रारंभिक जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। छात्र का विवाद था, छात्र संघ कार्यालय के प्रिंसिपल साहब ने सवाल कर दिया, छात्र संघ देखकर मेरे ताला क्यों लगा, जबकि प्रिंसिपल साहब का कहना है कि इनका कार्यकाल 31 जनवरी तक ही था।
तो इस संबंध में इनका कोई विवाद है, यूनिवर्सिटी से संपर्क कर रहे हैं, पता कर रहे हैं क्या स्थिति है। जैसी स्थिति होगी वैसी व्यवस्था हो जाएगी। ये तोड़ फोड़ कोई बात हमारे सामने नहीं आई है। अगर ऐसी कोई बात हुई है तो उसी हिसाब से कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। कॉलेज में एक बार की विवाद तो शांत हो गया, लेकिन छात्र संघ अध्यक्ष रोहित स्वामी ने कहा कि मामला शांत हुआ है, खत्म नहीं। सोमवार तक का अल्टीमेटम दिया है, इसके बाद आंदोलन करना पड़ा तो वे पीछे नहीं हटेंगे। जहाँ तक कि हल निकाला है 20 सोमवार तक ऑफिस तुम्हारा ऑफिस की चाबी दे दी जाएगी और कार्यालय खुलवा दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम कॉलेज में तालाबंदी करेंगे और आमरण अनशन करेंगे। टीबी रोड पर नगर परिषद और रेलवे की ओर से चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान से करीब 325 परिवार प्रभावित हुए हैं। इनमें अधिकांश बेघर हो चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर उन्हें छत मुहैया करवाने के लिए कोई सुगबुगाहट नहीं। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर सुमन चावला उन पीड़ितों के साथ खड़ी हो गई हैं। उन्होंने उनके बीच जाकर आंदोलन करने की चेतावनी दी। टिब्बी रोड के आसपास सन्नाटा पसरा है। आखिर रेलवे और नगर परिषद की ओर से कब्जा हटाओ अभियान जो चल रहा है, इतना ही नहीं, इसमें करीब 325 परिवार प्रभावित हुए हैं। कम नहीं है यह संख्या। नगर परिषद ने जहां कोर्ट के आदेश की पालना में अतिक्रमण हटाए, वहीं रेलवे को अपनी जमीन सुरक्षित करने की चिंता सताने लगी और आनन फानन कब्जे हटवाए। खास बात है कि चुनाव के वक्त कब्जा हटाओ अभियान पर सवाल उठाने वाले भाजपा कार्यकर्ता पूरे परिदृश्य से गायब है, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर सुमन चावला 2 दिनों से उन लोगों के बीच जाकर उनका दुख दर्द महसूस कर रही हैं। उन्होंने बेघर परिवारों को छत नहीं मुहैया करवाए जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। टिब्बी रोड पे जब मैंने परसों पढ़ा, मैंने सोचा कि प्रशासन ने प्रबंध किया होगा। मैं परसों यहाँ पर आई थी और लोगों से मेरी बातचीत हुई, तो यहाँ पर जो है 325 घर करीब करीब तोड़े गए हैं और कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में एक दिन पहले डिलीवरी हुई है, उनके घरों पे छत नहीं है, अकेले भी लोग हैं। तो मेरा एक ही मांग है कि या मैं ना आड़े आना चाहती हूँ रेलवे के, ना मैं हाई कोर्ट के फैसलों के आड़े आना चाहती हूँ, लेकिन इन गरीब लोगों को घर की व्यवस्था होनी चाहिए, इनको प्लॉट मिलना चाहिए। इनका मलबा यदि जाता है तो सरकारी खर्च पर उनका लेके जाएं और इनको सबसे पहले जगह दें, क्योंकि पहली मांग उधर खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं। यहाँ पर वोट लेने आते हैं लोगों से, लेकिन यहाँ पर इनके लिए लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। तो मेरी एक ही मांग है कि इनको सबसे पहले छत मिलनी चाहिए और इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगी तब तक ये लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। मैं इनके साथ हूँ, मैं इनके साथ हूँ और यदि ये बैठेंगे मैं भी इनके साथ बैठूंगी। माँ भी है यहाँ पर। 50 वर्षों से ये जो बस्ती बसी हुई है, कच्ची बस्ती, यहाँ पे मजदूर और बिल्कुल मध्यम वर्ग से भी नीचे के जो परिवार है, बीपीएल से भी नीचे के परिवार है, जिनके पास एक वक्त की रोटी भी नहीं है, सर पे छत नहीं है, उन गरीबों का रेलवे वालों ने और नगर परिषद वालों ने मिलके मिली भगत से और सारे आसियाने करीबन 350 घर हैं जो उजाड़ दिए। शुक्रवार को हनुमानगढ़ जंक्शन में हुए हादसे के बाद शहर के लोग आक्रोशित हो गए हैं। वे हर हाल में चाहते हैं कि शहर में भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगे। दूसरी तरफ हादसे में मौत के बाद पुलिस ने सुरेश कुमार और सन्नू की लाश का पोस्टमार्टम के लिए राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं आरोपी ट्रक चालक अब तक फरार है। शहर में यूं तो भारी वाहनों की आवाजाही पर दिन के वक्त रोक है, लेकिन इसके बावजूद शुक्रवार को ओवरलोडेड एक ट्रक ने 4 लोगों को बेरहमी से कुचल डाला। इसमें सुरेश कुमार नामक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी अन्य सन्नो नामक युवती ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। खास बात है कि इस घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया, लेकिन दूसरे दिन भी पुलिस चालक को पकड़ नहीं पाई। वहीं शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। डेड बॉडी उनके सुपुर्द कर दी उनके घर वालों को, उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। ट्रक ड्राइवर है वो मौके पर ट्रक को छोड़ के भाग गया था, जिसकी तलाश जारी है, वो पकड़ में आ जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। जंक्शन थाना के एएसआई मगर सिंह से जब पूछा गया कि आखिर नो एंट्री के बावजूद ट्रक शहर में कैसे आया, मगर सिंह ने कहा कि पता नहीं, शायद वह बाहर से आया होगा और उसे पता नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि क्या शहर के बाहर खड़े यातायात पुलिसकर्मी उस वक्त कहां थे और उन्होंने कोई कार्रवाई करना मुनासिब
क्यों नहीं समझा। ऐसे कह सकते हैं नो एंट्री में घुस गया, हो सकता है बाहर का हो, ना पता हो किसी तरह से। नो एंट्री तेज गति तो पब्लिक एरिया में थी, तेज गति थी तो भीड़ में तो रिस्की होती है तेज गति की। जी। दूसरी तरफ शहर के लोगों ने इस घटना को दर्दनाक बताते हुए अफसोसजनक बताया। उनका कहना था कि पुलिस और प्रशासन को मिलकर इस तरफ ध्यान देना चाहिए, वरना इस तरह के हादसे होते रहेंगे और निर्दोष लोग बेमौत मरते रहेंगे। कुछ लोगों ने शीघ्र ही यातायात सलाहकार समिति की मीटिंग बुलाने की मांग की है। तो हादसा हुआ वास्तव में दर्दनाक है। तो पुलिस प्रशासन और जो विभाग है उनको प्रभावी तरीके से जो अवैध वाहन चल रहे हैं, नो एंट्री क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश हुआ है, वो निश्चित रूप से गलत हुआ है और प्रशासन को इस ओर शीघ्र कदम उठाना चाहिए और किसी प्रकार के इसमें कोई राजनीतिक दल के नेता की या और किसी की सिफारिश आए तो बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए इस मामले में। तो बड़े व्हीकल जो नो एंट्री एरिया में आ जाते हैं, इससे हमारे बच्चों को और यहाँ के आस पड़ोस में जो रहने वाले जो लोग हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यानी किस टाइम कौन सी दुर्घटना हो जाए उसके लिए हम सदा आशंकित रहते हैं और मेरा प्रशासन से ये अनुरोध है कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए इस नो एंट्री एरिया में बड़े व्हीकल्स को तुरंत आने से रोका जाए। अदरवाइज ये प्रशासन के लिए बड़ा एक दिक्कत का कारण बन सकता है और आम नागरिक इसमें मारे जा रहे हैं। इस पर प्रशासन को पूरा समय यहाँ काफ़ी रश होता है। बच्चे मतलब जैसे कोई बच्चों को कॉपी किताब पेंसिल वगैरह चाहिए होती है तो काफ़ी रश सामान लेने आते हैं बच्चे, उनको रोड क्रॉस करनी पड़ती है। यहाँ भारी व्हीकल का एंट्रेंस तो बंद होनी चाहिए हर कीमत पे, क्योंकि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कल भी अभी जैसे हुआ है वो मतलब स्कूल टाइम के बाद में हुआ, ये बचत रहेगी नहीं तो स्कूल समय अगर वो एक्सीडेंट होता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था यहाँ। तो हैवी व्हीकल तो इस रोड पे मतलब 100% बंद होने ही चाहिए। मैंने एसपी महोदय से भी इस संबंध में बात की थी, जयपुर थे और एडीएम साहब से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने ट्रैफिक मैनेजमेंट की मीटिंग जो है इसी हफ्ते रखने का फैसला किया है। उसमें हम ये मुद्दा उठाएंगे और मैंने ट्रैफिक मैनेजमेंट में पहले भी ये मुद्दा उठाया था पर इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई किसी भी तरह की। ये जो कल घटना हुई है बड़ी शर्मसार घटना हुई है, ऐसी घटना पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए हैवी व्हीकल्स इस रोड पे अंबेडकर चौक से लेके चूना फाटक तक बिल्कुल बंद होने चाहिए और अंबेडकर चौक से लेके चूना फाटक का 4.5 करोड़ का 4 लेन का प्रपोजल भी माननीय जिला कलेक्टर द्वारा पहले राज्य सरकार को भिजवा दिया जा चुका है। इस संबंध पर मेरी प्रशासन से आग्रह है कि इस रोड पर हैवी व्हीकल जैसे प्रातः 9 से 8 बजे तक होने चाहिए, रात्रि के 8 बजे तक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आज चूना फाटक पर यह घटना घटने के बाद में रातों रात बैरिकेड्स वहां लग चुके हैं, आज बिल्कुल बंद हो। हाँ सर जी, शहर में जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बिल्कुल सही नहीं है। हमने बहुत बार पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं और ज्ञापन देने के बावजूद भी मतलब कितना बड़ा हादसा घटा कल ये अत्यंत ही निंदनीय है और पुलिस और प्रशासन की इसमें बड़ी भारी जिम्मेवारी बनती है जिससे वो अपनी उपेक्षा करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो भारी वाहनों के प्रवेश के लिए अलग से उनकी ट्रैफिक व्यवस्था की ड्यूटी लगाई हुई है पुलिस वालों की, वो भी अपनी ड्यूटी पूरी तरह से पालन नहीं करते। और दूसरा प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, भाई हमारे कर्मचारी कहाँ काम कर रहे हैं, कहीं नहीं काम करते। और बाकी ये एनपीएस स्कूल की रोड है जो, ये तो बहुत ही व्यस्तम रोड में मानी जाती है और यहाँ पर तो विशेष तौर से व्यवस्था करनी चाहिए इनको। समाचार अभी और भी देखते ही दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। व्यापार मंडल बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में घुमर 2014 वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर समा बांध दिया।
बसंत उत्सव 2014 के अंतर्गत शनिवार को घूमर 2014 वार्षिक उत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नगर परिषद अध्यक्ष सुरेंद्र कौर थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता की विजया चौधरी ने। विशिष्ट अतिथि के रूप में कैलाश कंवर व विमल कंवर उपस्थित थी। अतिथियों को विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान घूमर, गुजराती मस्ती, गिटार वादन, नागिन डांस, सोलो डांस, कालबेलिया डांस व पंजाबी तड़का आदि एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी गई। छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर खूब तालियां बटोरी। अतिथियों द्वारा शिक्षा, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ विद्यालय में वर्ष भर की गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान दर्शकों के लिए क्विज प्रतियोगिता भी रखी गई, जिसमें दर्शकों से प्रश्न पूछे गए। कार्यक्रम में व्यापार मंडल शिक्षण समिति के अध्यक्ष बालकृष्ण गोल्यान, सचिव संजय जैन, उपाध्यक्ष सतीश कुमार, सचिव वीरेंद्र सारस्वत, कोषाध्यक्ष विनोद गुप्ता, निदेशक निर्मला नागपाल, प्राचार्य डॉक्टर BL सहू, प्रधानाचार्य रीटा सैनी, RK गुप्ता आदि उपस्थित थे।
परिषद द्वारा निर्मित मकानों में जो परिवार वर्षों से निवास कर रहा था, उन्हें गत दिनों खाली करवा दिया गया। अब उन परिवारों के लोग खुले आसमान के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, तो कुछ ने तंबू लगाकर अस्थायी आशियाना बना लिया है, लेकिन प्रचंड ठंड से उनका हाल बेहाल है। नगर परिषद से सताए इन परिवारों को सुनने और समझने के लिए किसी के पास वक्त नहीं, न अफसरों को और न ही उन नेताओं को जिन्हें 5 साल में ही सही एक बार वोट की खातिर उनकी याद तो आती ही है। दरअसल नगर परिषद द्वारा ये मकान है सुरेशिया के पास। तकरीबन 150 मकान बने हैं यहाँ पर और इनमें करीब 7-8 सालों से गुजर बसर कर रहे थे इन परिवारों के लोग। लेकिन अचानक नगर परिषद के अफसरों को जैसे सपना आया और उन्होंने अल सुबह जाकर मकान खाली करने का फरमान जारी कर दिया। उचित वक्त भी नहीं दिया गया और मकान जबरन खाली करवा दिया। कोई सुनवाई नहीं। लाचार और बेबस इन परिवारों के लोग अब सदमे में हैं। आखिर किसे सुनाएं, कौन सुनेगा? जब स्काई चैनल की टीम उनकी स्थिति का जायजा लेने पहुंची तो जैसे उनके सिले हुए होंठ खुल गए और दर्द बयां करना शुरू कर दिया। आज 6 साल हो गए भाई साहब हमारे को रहते हुए यहाँ पर। तो पहले ही ऐसे कर गए थे तो फिर हम वापस बैठ गए, तो अभी फिर आके फिर निकाल गए बाहर। 7 दिन हो गए यहाँ पर। तो अभी कह रहे हैं जिसका कोई नहीं है तो नहीं बनेगा कुछ भी, जहाँ पे आए उधर भाग जाओ, यहाँ पर कुछ नहीं बनेगा तुम्हारा के। अरे सर्दी में तो बहुत बुरी हालत होती है। बच्चे हमारे देखो से भी जाके देखो, डॉक्टरों में जाके पूछ भाई साहब को, डॉक्टर को कितनी दवाइयाँ टीके कर रहे हैं हम तो हम भी कुछ भी नहीं बन रहा। इस तड़के 7 वजे अंदर पे हैं, आगे कहते भी समान बाहर कढ़ लो, असि भी नहीं कढ़ना दे, भन देंगे। असि फिर डरदे ने बाहर कढ़ लिया। उन्होंने चाह पीण दी, चाह मिठे साडे सारे खिलार दिते, कुछ नहीं साडा रहन दिता उन्होंने। असि आदा समान बाहर कढ़ के रख लिया। अं तो उत्थे ही पैने बाहर ही, ना ही तंबू लाया ना कुछ, अं बाहर ही पैने उवें पैने। गुजार गए फिर ठंड में बच्चे बीमार होए पे आ, उधर छड़ के आंदे, आप इत्थे बैठी हैं। 4-5 साल हो गए हमको यहाँ रहते को। हुआ क्या पता ही नहीं चला। अभी आगे एकदम ही आके हमारा सामान निकाल दिया। हमारे बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, दोनों लड़कियां बीमार हो गई तो उन्होंने मोहलत भी नहीं दी हमारे को भी। आप यहाँ से भी बैठे हो तो चल कोई नहीं, सर्दी निकाल लो, बाद में आप कोई बात नहीं, आपको कहीं और शिफ्ट कर देंगे। उन्होंने कोई मोहलत नहीं दी हमको। जल्दी आके 6 बजे हमारा 7 बजे सामान निकाल दिया इन्होंने दबा दब निकाल के। लड़का मेरा बीमार हो गया और लड़की को बुखार चढ़ रहा है, पढ़ाई भी खराब हो रही है। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले आदमी, हम कमा के नहीं खाएंगे तो कहाँ से खाएंगे? हमारा इंसाफ होना चाहिए। रात बहुत बुरी हालत गुजर रही है, क्यों बरसात पड़ रही है, बच्चों बरसात के अंदर ठीक नहीं रहे, सारा तो चोर आया है। हमारे पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो हम बच्चों को कहीं लेके बैठ जाएंगे। आप बस बैठे रात निकालते हैं सारे दिन। मैं तो काम करने गई हुई थी, क्या के सामान देखा बाहर पे ऐसी 3 साल दी रह रही हूँ नगर पालिका वाले। बस सामान फेंक दिया बाहर निकाल के। ठंड में 2-2 रजाई डालते हैं तभी ठंड लगती है, पानी ऊपर से खींचा है। हाँ मकान चाहिए हमें तो, रहने की जगह जो मर्जी दे, हमें मकान चाहिए। सोमवार कलेक्टर के पास जाएंगे, सोमवार हम लगाएंगे धरना वहाँ जाके। सोमवार जाएंगे, हमारे को जगह चाहिए, नहीं तो यहीं मरेंगे। हम यहीं मरेंगे, नहीं तो हमारे को चला दो यहीं, बस हमारी यही बात है। हमारे को इंसाफ चाहिए, हमें जगह चाहिए। सोमवार को जी, सोमवार को करांगे, या ही गड्डी उठावांगे, नहीं तो गड्डी अगे आके लम्बे पै के मर जाएंगे। फिर इदू ठंड च के मरदे हैं। बस यही है। कोई हाल है क्या ये बरसात मर जाएंगे? वधिया कोई हाल है क्या? ये आपको पता है बरसात के में कोई कितनी बुरी हालत होती है हमारी। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं सारे। कहाँ से कमा के लाएंगे? कहाँ से कमा कर लाएंगे, कहाँ से खिलाएगा? हमारे को घर चाहिए, घर चाहिए। घर से घर कर दिया। ठंड में बच्चे सब मर रहे हो, खाने पर नहीं मिलता है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
प्रशासन ने सिंचाई विभाग और पुलिस के सहयोग से पानी चोरी रोकने पर अंकुश लगाने का अभियान तो चलाया, लेकिन सख्ती के बावजूद जल माफिया के हौसले बुलंद हैं। पेश है खास रिपोर्ट। नहरी पानी मुद्दे को लेकर पिछली दफा अपनी सरकार गंवाने वाली वसुंधरा राजे सरकार इस बार किसानों की समस्या को लेकर पूरी तरह से सजग है। इसी का परिणाम है कि सीएम ने श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले के नहरी पानी चोरों के विरुद्ध अभियान का आगाज कर दिया। सरकार बनते ही नोहर भादरा क्षेत्र में किसानों द्वारा जब पानी माफियाओं के विरुद्ध आवाज उठाई गई तो सीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर को तुरंत उस क्षेत्र में नहरों से पानी चोरी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का फरमान जारी कर दिया। सीएम से आदेश मिलते ही जिला प्रशासन का पूरा अमला सिद्धमुख नहर और रसलाना वितरिका से पानी माफियाओं द्वारा पानी चोरी के लिए लगाए गए सटके, ट्यूबवेल आदि को हटाकर जब्त करना शुरू कर दिया। अभियान की मॉनिटरिंग के लिए जिला कलेक्टर से लेकर पटवारी तक को मौके पर मुआयना करना पड़ा। करीब एक सप्ताह से चल रहे इस अभियान के तहत पूरा प्रशासनिक अमला नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने में जुटे हुए हैं। इस कड़ी में शुक्रवार को दस्ते ने रासलाना वितरिका के 0 पॉइंट तक नहरों के किनारे किए गए अतिक्रमणों को पुलिस जाब्ते की मदद से हटवाया। इस दौरान पानी चोरों के बुलंद हौसले भी देखने को मिले, जिससे लगा कि बिना विभागीय अधिकारियों के संरक्षण के ऐसा होना कतई संभव नहीं था। पानी माफिया हरियाणा से मिलने वाले राजस्थान के हिस्से के पानी को चोरी करते और कई किलोमीटर लंबी पाइप लगाकर वापस हरियाणा के काश्तकारों को बेच रहे थे। इसके बदले उन्हें लाखों रुपए मंथली मिल रही थी। हैरत तो तब हुई जब कई स्थानों पर 7 से 10 किलोमीटर लंबी पाइपें जमीन में दबाकर पानी चोरी करते हुए किसान पकड़े गए। यही नहीं, अधिकांश जगह काश्तकारों ने नहर की जमीन पर अपनी ढानियां बनाकर उनमें ट्यूबवेल लगा दिए। इससे एक और जहां टेल का काश्तकार बूंद बूंद पानी के तरस रहा था, वहीं पानी चोरों की रेत के टीलों पर बोई गई फसल भी लहलहा रही थी। अभियान के दौरान अनेक काश्तकारों पर पानी चोरी के मुकदमे भी दर्ज करवाए गए हैं। अभियान के बाद टेल के किसानों को उम्मीद जगी है कि वर्षों बाद उनको टेल पर सिंचाई पानी देखने को मिलेगा और उनकी भी फसलें सिंचित होंगी। लेकिन इसके बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अभियान के बाद पानी माफिया अभी हरकतों से बाज आएंगे या 2 दिन बाद ढाक के 3 पात वाली स्थिति हो जाएगी। इस संबंध में जिला कलेक्टर पीसी किशन कहते हैं कि प्रत्येक किसान को पानी पहुंचाने के लिए यह अभियान अमल में लाया गया है। अभियान के बाद मॉनिटरिंग के लिए अलग से निगरानी दस्ते गठित किए जाएंगे, जो कि नियमित रूप से नहरों की वॉचिंग करेंगे। अगर कलेक्टर की मानो तो बीते 15 सालों में पानी चोरों की वजह से सरकार को करीब 30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब देखना यह है कि पानी की आग में अपनी सरकार गंवाने वाली वसुंधरा राजे इस समस्या को क्या स्थायी समाधान कर पाती हैं। ऑब्जेक्टिव है जो पानी चोरी को जो एक ऑर्गेनाइज्ड स्वरूप ले लिया है, एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट करके मैंने बेचने वाला सिस्टम हो गया है। वो पानी चोरी ना बोल करके हम इसको बोल सकते हैं पानी माफिया। तो ये वाला चीज को पहला तो कंट्रोल करना है। ऊपर से राज्य सरकार का जो मैसेज है 2 है। एक कि 100% पानी चोरी रुकना चाहिए। 2, टेल एंड पे जो काश्तकार बैठे हैं वो अपना अधिकार के अनुसार पानी पाए। तो इसका बहुत सारे कंपोनेंट्स में पहला कंपोनेंट पानी चोरी रोकना, जिसका लिए हमारा 15 लाख रुपया राज्य सरकार का तरफ से स्वीकृत हुआ था, जिसका तहत मैंने इसको हम अभियान का स्वरूप पे कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेज जो आता है ये नहर का डिसिल्टिंग करना, मतलब इसका सिल्ट निकालना, सफाई करना। तीसरा जो काम इसमें आता है हमारा एपीएम बोलने से एडजस्टेबल प्रोपोर्शनेट मॉड्यूल, मतलब कौन सा ए पे कितना पानी जाएगा उसका चीज होना। और चौथा जो चीज है भाईचारा बाराबंदी। और 5वां जो फाइनल इसका जो सोल्यूशन है दैट इज बाराबंदी। तो ये पानी चोरी है जो बताया है वो ऑर्गेनाइज्ड रूप में है, मतलब 10 किलोवाट का पंप और 10 इंच पाइप लगाना एक दिन में नहीं होता है, 2 दिन में नहीं होता है। ये 5 साल 10 साल बहुत लंबा टाइम लगता है। जितना भी इवन अधिकारी इसमें थे सोचो वो अपना ड्यूटी प्रॉपरली शायद किए नहीं है। तो चीज है कि ये ऑर्गेनाइज्ड रूप में जो बड़ा मात्रा में जो चोरी है इसको कंट्रोल किया जा सकता था। इवन कम मतलब स्टाफ का साथ भी ये चीज हो सकता था। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।